तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों के बारे में। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो आज हम बात करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों के बारे में। तो देखिए ज़रा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ये क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें सबसे पहले लिखा होगा कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। लेकिन बात यह है कि कोवलेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका मतलब है कि कोवलेंट को हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी ठोस। कोवलेंट सॉलिड का मतलब है सहसंयोजी ठोस। जैसे कि ये लिखा है आपके सामने कि कोवलेंट को क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस। इसके बाद दूसरा नंबर आता है मेटेलिक सॉलिड का। तो दूसरा प्रकार क्या है, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड का मतलब क्या है, धात्विक ठोस। तो दूसरा है ये धात्विक ठोस। तीसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा होगा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का मतलब है आयनिक ठोस जो होते हैं उन्हें आयनिक सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में। और आगे जो चौथा पार्ट लिखा है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड लिख रखा है, यानी कि आणविक ठोस। यानी क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, सहसंयोजी, धात्विक, आयनिक और आणविक ठोस। तो इस तरह से हम 1 बाई 1 एग्जाम्पल के थ्रू इन चारों को समझते हैं कि क्या हैं ये। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं धात्विक ठोस की। तो धात्विक ठोस में देखिए किसी धातु का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। धात्विक ठोस में आपको किसी धातु का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से। तो उस धातु के टुकड़े में आप देख रहे हैं कि कहीं मेटल आयन आपको देख रहे हैं, देखो कहीं मेटल आयन है, कहीं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये जो बॉन्डिंग है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, ये मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच की बॉन्डिंग है, जिसे हम धात्विक बंध कहते हैं। तो इस धात्विक बंध की वजह से जो ठोस बनते हैं, इसी तरह के ठोस को हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस। अब इसमें करंट की बात करते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे में भरपूर मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस तरह के ठोस में चालकता बहुत अधिक होती है, यानी इसमें करंट बहुत आसानी से आ जाता है। तो धात्विक ठोस की ये खास विशेषता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आयनिक ठोस की। तो आयनिक ठोस का एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है कि एक स्ट्रक्चर बन रखी है, लेकिन उसके पीछे कुछ लिख नहीं रखा है। इसमें 2 तरह के इसमें गोल गोल कण आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक इसमें ब्लैक होगा और एक नीले टाइप का होगा। तो जो ब्लैक कलर का जो इसके अंदर टाइप दिख रखा है वो Na+ का है, और जो बाकी दूसरे कलर का है वो Cl- का पार्टिकल है। क्या Na+ और Cl-। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न है और एक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये एक आयनिक बॉन्ड होता है, आयनों के मध्य है, एक Na+ है और एक Cl-। लेकिन बात यह है कि जैसे कि उसमें हमने बात करी थी कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो आसानी से उसमें बहुत आसानी से करंट आ जाता है। लेकिन आयनिक ठोस अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल बॉन्डेड है। तो यहाँ कोई न तो आयन गति करेगा ना इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो इसमें इस अवस्था में करंट नहीं आता है। तो इसके लिए करंट लाने के लिए इसमें 2 कंडीशन करते हैं। या तो इसे गर्म करके पिघलाते हैं तब इसके कण थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, तब वो गति करने लग जाते हैं। तो पिघलाने पे करंट आता है थोड़ा बहुत, यानी कि मोल्टन स्टेट जो कहते हैं, गलित अवस्था में करंट आता है आयनिक ठोस के अंदर। और फिर दूसरा अगर इसका प्रकार देखें, तो दूसरे प्रकार में हम बात कर रहे हैं कि अगर जल में डाल दें इसे, तो जल में डालने पर ये घुल जाता है, यानी कि Na+ और Cl- थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें जल में डालने पर भी करंट आ जाता है। यानी कि जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोसों में गलित अवस्था में करंट आता है और जलीय अवस्था में करंट आता है। नॉर्मल आयनिक ठोसों में करंट नहीं आता है। तो दोस्तों इस तरह से हम देख रहे हैं दो तरह के प्रकार हमने देखे हैं क्रिस्टलीय ठोसों के। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सहसंयोजी ठोस की। सहसंयोजी ठोस आपको दिख रहे होंगे, इस पर 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। 2 एग्जाम्पल वो क्या क्या है, नेटवर्क के टाइप के दिख रहे होंगे। एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। देखो दोनों को ध्यान से देखो, एक डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के अंदर आप देखते हैं कि करंट आ जाता है, तो उसका कार्ड होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है ग्रेफाइट के अंदर। उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो चारों तरफ मूव करता रहता है, इसलिए ग्रेफाइट में करंट आ जाता है। और ये एक बहुत बड़े नेटवर्क टाइप के होते हैं, ये नेटवर्क टाइप के होते हैं, इसीलिए इन्हें नेटवर्क ठोस के नाम से जाना जाता है। जाल के रूप में ये बिछा रहते हैं, तो इसलिए जाल की तरह के ठोस भी कहलाते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो एक चौथा टाइप है आपके सामने कि इस तरह से आणविक ठोस का एक एग्जाम्पल है। तो आणविक ठोस के एग्जाम्पल को हमने एक पार्ट में रख रखा है, क्योंकि आयनिक ठोस 3 तरह के हो सकते हैं। आयनिक ठोस 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो ये जो आपको H2 की मॉलिक्यूल दिख रही है, H2 बर्फ की स्ट्रक्चर है। बर्फ जो ठोस होता है वो एक आणविक ठोस का प्रकार है। ठोस का एक बेस्ट एग्जाम्पल H2 बर्फ है, जो आपको दिख रहा है कि इसमें अणुओं की मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ठोस है। और दूसरा ठोस किसकी वजह से हो सकता है, जैसे HCl ठोस हो,
अगर HCl की स्ट्रक्चर आप देखें बोर्ड पे, तो HCl ठोस होने की वजह, HCl ठोस होगा तो उस तरह के ठोस को कहते हैं ध्रुवीय ठोस। और एक तीसरा एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा आणविक ठोस का ही, तो वो है आयोडीन ठोस। तो आयोडीन ठोस आप देखिएगा, तो आयोडीन ठोस का कारण क्या है, आयोडीन के अणु जो अध्रुवीय हैं, तो अध्रुवीय कणों के बीच में जो द्रव्यमान की वजह से आकर्षण लगता है, तो मैंने कहा पिछले लेक्चर में बात करी थी कि जो आकर्षण बल लगता है वो आवेश की वजह से होता है और द्रव्यमान की वजह से होता है। तो ध्रुवीय में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो आवेश की वजह से आकर्षण बल लग रहे हैं, लेकिन जो अध्रुवीय ठोस है, आयोडीन ठोस है, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो उसके द्रव्यमान की वजह से लगता है। इसलिए कहते हैं कि द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, अणुभार जितना ज़्यादा होगा, वो वान डेर वाल्स बल उतने ही ज़्यादा लगते हैं और ये पदार्थ कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इस तरह से हमने बात करी है चारों ठोस आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इस चैप्टर को समझना है धीरे धीरे आगे, और आप देख रहे हैं कि ये बहुत घनी स्ट्रक्चर है। इस चैप्टर के अंदर आपको ये सारी स्ट्रक्चर जितनी भी दिख रही हैं वो बहुत घनी दिख रही होंगी, घनी स्ट्रक्चर दिख रही हैं, तो इनको पढ़ना इतना आसान नहीं है, इनको पढ़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम कर रहे हैं कि जहाँ भी कण हैं, जहाँ भी कण हैं, तो कणों की जगह पे बिंदु रख रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, कणों की जगह पे बिंदु रखने पर, कणों की जगह पर बिंदु रखने पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। कणों की जगह पर बिंदु रखने तो एक संरचना प्राप्त हो रही है। इस संरचना को क्रिस्टल जालक का नाम दिया दोस्तों। किसका नाम दिया है? क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? अगर किसी ठोस में से कणों को हटाकर बिंदु रख दें तो इस प्रकार से एक संरचना बनेगी, उस संरचना को क्रिस्टल जालक के नाम से जाना जाता है। अब जिसमें जो प्रत्येक बिंदु है लैटिस बिंदु के नाम से जाना जाता है, जालक बिंदु के नाम से जाना जाता है। जो प्रत्येक एक बिंदु है, ये एक प्रत्येक बिंदु किस नाम से जाना जाता है? जालक बिंदु के नाम से आता है। इसे क्या कहते हैं? जालक बिंदु। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इकाई सेल क्या है। इस क्रिस्टल जालक से, पूरा क्रिस्टल जालक है, इसमें एक छोटा सा पार्ट कलर्ड हो रहा है। इस कलर्ड पार्ट को देखिए जरा, तो उसका एक सूक्ष्मतम हिस्सा है। जैसे बहुत सारे क्यूब से मिलकर बहुत बड़ा क्यूब बन जाए, तो एक क्यूब मिलकर बहुत बड़े क्यूब का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे छोटा क्यूब होगा, यानी कि किसी क्रिस्टल का जो सूक्ष्मतम भाग होगा, सूक्ष्म शब्द होता है छोटा, और सूक्ष्मतम, तम का मतलब सबसे छोटा, सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा। एक शब्द होता है निकट, निकट का मतलब होता है पास, और निकटतम शब्द का मतलब क्या होगा? कहीं निकटतम लिखा है तो निकटतम का मतलब होता है सबसे पास। जहां भी तम शब्द आ जाता है तो एक सुपरलेटिव टाइप की डिग्री होती है। तम शब्द आता है तो एक सुपरलेटिव टाइप की डिग्री है, तो इसे निकटतम आ जाए तो सबसे पास कहेंगे, सूक्ष्मतम आ जाए तो सबसे छोटा कहेंगे। तो किसी क्रिस्टल जालक के सबसे सूक्ष्मतम भाग को हम क्रिस्टल जालक के सूक्ष्मतम भाग को हम इकाई सेल कहते हैं। क्रिस्टल जालक के सबसे सूक्ष्मतम भाग को हम क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। अब ये क्रिस्टल जालक कुछ भुजाओं के आधार पर, कुछ एंगल्स के आधार पर, ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र आपके सिलेबस में है। वो 7 तरह के क्रिस्टल तंत्र आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं कि कौन कौन से वो 7 क्रिस्टल तंत्र हो सकते हैं। इसके बारे में देखेंगे, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक घनी सिस्टम दिख रहा है। इस घनी सिस्टम में आपको एक खास विशेषता दिख रही होगी कि यहाँ A बराबर B बराबर C है, और अल्फा बीटा गामा 3 कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो इस तरह से एक क्रिस्टल तंत्र है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि A B C अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। अब आप देखिए जरा कि इन सारी स्ट्रक्चर्स में कुछ सभी के एंगल अलग अलग है, कहीं साइड एंगल अलग अलग है। तो इसके आधार पे हम देखेंगे कि इनमें इकाई सेल किस तरह के हैं। तो सबसे पहले बात करें इकाई सेल के टाइप्स की, कि इकाई सेल कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए ध्यान से कि आपकी स्क्रीन पर इकाई सेल के 4 प्रकार दिख रहे हैं, एकक कोशिका के 4 प्रकार दिख रहे हैं कि कौन कौन से हैं वो? साधारण इकाई सेल, अंतःकेंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल एंड किनारा केंद्रित इकाई सेल। तो 4 तरह के इकाई सेल आपकी स्क्रीन पर हैं। वो 4 तरह की इकाई सेल की कुछ खास विशेषताएं हैं कि यदि इकाई सेल के केवल कोनों पर कण है, देखो केवल कोनों पर बिंदु है, केवल कोनों पर बिंदु है, तो इस तरह के इकाई सेल को हम साधारण इकाई सेल कहते हैं। अगर कोनों के साथ साथ उसके केंद्र में भी कण है, देखो जैसे इस स्ट्रक्चर, दूसरे स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि कोनों के साथ साथ कहाँ है? कण केंद्र पे है। कोनों के साथ साथ कण कहाँ पे है?
केंद्र पे है, तो कोनों के साथ साथ जो केंद्र पे कण होता है उसे अंतःकेंद्रित इकाई सेल कहते हैं। कोनों के साथ साथ अगर कोनों के साथ साथ अगर फलक के केंद्र पे कण दिखाई दे रहा है, देखो यही इस स्ट्रक्चर में देखिए कोनों के साथ फलक के केंद्र पे और कण दिखाई दे रहा है। फलक का केंद्र क्या होता है, फलक क्या होता है, जैसे किसी कमरे को हम कितनी जगह से, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से, तो 6 जगह से दे सकते हैं। तो इसकी 6 दीवारें एक तरफ से मान लें तो 6 फलक इसके होते हैं। तो फलक जितने ओर से हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे माचिस है तो माचिस के भी 6 फलक होते हैं। उसे ध्यान से देखिएगा, मैच बॉक्स को, माचिस की डिबिया 6 फलक से बनी होती है, यानी कि उसके अंदर भी कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं 1 बाई 1 कि 6 फलकों से मिलकर बनी है। तो ऐसे माचिस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, किताब है, क्यूब हैं, उनके सबके कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो अगर कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर कण है तो इस तरह के एकक सेल को, इस तरह के इकाई सेल को हम फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। और लास्ट टर्म है किनारा केंद्रित इकाई सेल। तो किनारा केंद्रित इकाई सेल क्या होता है कि जहां कण के कोनों के साथ साथ केवल 2 फेस के सेंटर पे हों, 2 फलक के केंद्र पर हों, केवल 2 फलक के केंद्र पर हों, आमने सामने, या ऊपर नीचे वाले पे हों, या आगे पीछे वाले पे कण हों, या लेफ्ट एंड राइट वाले पे हों। तो इस तरह से हमने देखा है कि एकक सेल के 4 प्रकार हो सकते हैं। इसके अंदर इसके बारे में बात करेंगे कि अंतः केंद्रित की कंडीशन क्या है, फलक केंद्रित की कंडीशन क्या है, फलक केंद्रित कब कब होता है, किनारा केंद्रित कब कब होता है। तो इन सारे चारों चीज़ों की बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।